नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ज़ूबो बायो। मैं हूं वीरेंद्र कुमार वर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का रिवीजन सेशन। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है एनसीईआरटी एक्सेम्पलर प्रॉब्लम पार्ट 2। आज का लेक्चर हमारा उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं और वो बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इंसिडेंट ऑफ एम्फीसीमा, ए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज हाई इन सिगरेट स्मोकर्स। इन सच केसेस, जो एम्फीसीमा डिसीज होती है, जो सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम होती है ये बताना है आपको। ए ऑप्शन है इसका, द ब्रैंकियोल्स आर फाउंड डैमेज्ड। बी ऑप्शन है, द एल्वियोलर वॉल्स आर फाउंड डैमेज्ड। सी ऑप्शन है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फाउंड डैमेज्ड। और डी ऑप्शन है, द रेस्पिरेटरी मसल्स आर फाउंड डैमेज्ड। जो एम्फीसीमा डिसीज होती है, सिगरेट स्मोकर्स या सिगरेट स्मोकिंग इसका मेन काज होता है और इसमें जो एल्वियोलर वॉल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, जिस वजह से जो सरफेस एरिया मिलना चाहिए ऑक्सीजन को वो नहीं मिल पाता है। तो इसका जो आंसर होगा, एल्वियोलर वॉल्स आर फाउंड डैमेज। एम्फीसीमा में लंग्स की कंडीशन क्या होती है, फिगर के द्वारा बताइए। ये फिगर दिखाया गया है, ये नॉर्मल एल्वियोलाई या नॉर्मल लंग्स का फिगर है और ये एम्फीसीमा से ग्रसित लंग्स के फिगर हैं। इसमें एम्फीसीमा में प्रॉब्लम क्या होती है, जो एल्वियोलर वॉल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, जिस वजह से जो सरफेस एरिया है इस पूरे लंग्स का या एल्वियोलाई का वो कम हो जाता है। रेस्पिरेटरी प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेंटर्स, द ब्रेन। वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड सेंटर्स कैन रिड्यूस द इंस्पायरेटरी ड्यूरेशन अपॉन स्टिमुलेशन। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, मेडुलरी इंस्पायरेटरी सेंटर, बी ऑप्शन है न्यूमोटैक्सिक सेंटर और सी ऑप्शन है एपन्यूस्टिक सेंटर, डी ऑप्शन है कीमोसेंसिटिव सेंटर। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जो रेस्पिरेशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हाइंड ब्रेन में दो सेंटर मौजूद होते हैं। एक का नाम होता है मेडुलरी ऑब्लोंगाटा और दूसरा होता है पोन्स वेरोलाई। पोन्स वेरोलाई में आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से न्यूरोजेनिक सेंटर काम करते हैं? कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, तो ये देख लेते हैं उनके बारे में। द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड पोन्स वेरोलाई। उसके बाद पोन्स वेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा आर पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन। ये दोनों ही हाइंड ब्रेन के पार्ट होते हैं। ये हमने फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को इस तरह से फिगर में दिखाया गया है ताकि ये पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगाटा स्पष्ट हो सके। इसमें फॉर ब्रेन का फिगर दे रखा है। हमको मेन काम जो करना है वो है पोन्स वेरोलाई और मेडुला ऑब्लोंगाटा, जिसे पोन्स कहते हैं, मेडुला कहते हैं। ये दोनों ही सेंटर रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। इसमें जो मेन सेंटर होता है वो मेडुला होता है या जिसे मेडुला ऑब्लोंगाटा भी कहते हैं। मेडुला ऑब्लोंगाटा इस पोन्स या पोन्स वेरोलाई को कंट्रोल करता है। जो मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है उसमें डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मेन रूप से इंस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं और जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है वो या तो इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन को कंट्रोल करता है। जो पोन्स या पोन्स वेरोलाई में न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है वो मेन रूप से इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है और मेन रूप से ये इंस्पिरेशन को कम कर सकता है। दो कंट्रोल और होते हैं रेस्पिरेशन के ऊपर। एक तो होता है कैरोटिड बॉडीज कंट्रोल करती है और दूसरा ऑर्टिक बॉडीज कंट्रोल करती है। ये दोनों ही कंट्रोल
केमिकल्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं, इसलिए इन्हें केमिकल रेगुलेशन कहते हैं। आगे हमने दोनों ही बॉडीज, कैरोटिड बॉडीज और ऑर्टिक बॉडीज के फिगर दे रखे हैं। कैरोटिड बॉडीज एंड ऑर्टिक बॉडीज। कैरोटिड बॉडीज में नेक में एक आर्टरी पाई जाती है जिसे कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं, और बाइफर्केशन में ये पाई जाती है कैरोटिड बॉडीज। बाइफर्केशन का मतलब जो आर्टरी होती है वो दो शाखाओं में डिवाइड हो जाती है, उसे हम बोल रहे हैं बाइफर्केशन। वहीं पर ये कैरोटिड बॉडीज प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, अगर ब्लड में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या पीएच का फ्लैक्चुएशन होता है तो ये बॉडी उसे डिटेक्ट कर लेती है। इसके बाद और अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, इन तीनों में फ्लक्चुएशन होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच में, तो ये सिग्नल मेडुला ऑब्लोंगाटा में भेजता है और मेडुला ऑब्लोंगाटा फिर रेस्पिरेशन रेट को एडजस्ट करता है। ये हमने कैरोटिड बॉडीज को दिखाते हुए फिगर दिखाया गया है कि कैरोटिड बॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है। ये नेक में आप कैरोटिड आर्टरी देख रहे हैं। बाइफर्केशन यानी कि जब ये दो ब्रांचेज में डिवाइड होती है तो इस जगह को हम बोलते हैं कैरोटिड बॉडी। अब बात कर लेते हैं ऑर्टिक बॉडीज की। हार्ट के ऊपर एक ऑर्टिक आर्क प्रेजेंट होती है, वहाँ पर ये ऑर्टिक बॉडीज प्रेजेंट होती है। आल्सो डिटेक्ट O2, CO2 एंड pH लेवल्स। ये भी वही काम करती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और pH के लेवल को डिटेक्ट करती है। नेक्स्ट, ऑर्टिक बॉडीज फाइन ट्यून ब्रीदिंग में हेल्प करती है, स्पेशली ड्यूरिंग हाइपोक्सिया। जब लो ऑक्सीजन होती है तब ये स्पेशली काम करता है। ये ऑर्टिक बॉडीज को दिखाया गया है कि ऑर्टिक बॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती है। हार्ट के ऊपर जो ये आप पोर्शन देख रहे हैं, इसको हमने यहाँ भी दिखाया गया है, इसे कहते हैं ऑर्टिक बॉडीज। इसे आर्क ऑफ ऑर्टा, असेंडिंग ऑर्टा और डिसेंडिंग ऑर्टा दिखाया गया है। CO2 डिसोसिएट्स फ्रॉम कार्बेमिनोहीमोग्लोबिन व्हेन, यानी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। वो कौन सी कंडीशन है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है PCO2 इज हाई एंड PO2 इज लो। नेक्स्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन है PO2 इज हाई एंड PCO2 इज लो, मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो। नेक्स्ट ऑप्शन है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आर इक्वल। डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। कार्बेमिनोहीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है कब? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, हाई होती है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होती है। इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय। जो एयर वॉल्यूम्स आपने पढ़े हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मीजर्ड होते हैं ये बताना है आपको। ए ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, बी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, सी ऑप्शन है स्फिग्मोमैनोमीटर और डी ऑप्शन है स्पाइरोमीटर। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्पाइरोमीटर। स्पाइरोमीटर के द्वारा हम एयर वॉल्यूम्स मीजर्ड करते हैं। सर स्पाइरोमीटर का फिगर दिखाइए। ये स्पाइरोमीटर का फिगर है। स्पाइरोमीटर को दिखाते हुए कैसे स्पाइरोमीटर का हम यूज़ करते हैं। ये एक सिंपल प्राइमरी स्पाइरोमीटर है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ये कुछ फार्मूला दे रखे हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ को लेकर। आपको बताना है कौन सा फार्मूला सही है और कौन सा गलत है। इसमें पहला पॉइंट दे रखा है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि गलत है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बराबर होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो वाइटल कैपेसिटी होती है उसका फार्मूला एकदम सही है। वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी इसका दूसरा सही है। तीसरा चेक कर लेते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखिए इसमें वाइटल कैपेसिटी आपने अभी अभी फार्मूला पढ़ा है, ये
वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू रेसिड्यूअल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये गलत है। अब इसका चौथा ट्राई कर लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो आपने फार्मूला बुक में देखा है या जो याद किया है या जो आपको याद है वो ये है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसको इधर उधर करके लिखा गया है, ये सही फार्मूला, क्योंकि इसमें दे रखा है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड इज इनकरेक्ट और सेकेंड एंड फोर्थ इज करेक्ट। तो देख लेते हैं, फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकेंड करेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट, फोर्थ करेक्ट। आपका जो ऑप्शन है वो बी सही होगा। रेस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पायरेटरी कैपेसिटी के बीच क्या रिलेशनशिप होती है? वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट फार्मूला है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये दो फार्मूले आप एक साथ देखेंगे। इसमें देखिए, इसमें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी दोनों में टाइडल वॉल्यूम कॉमन है। जब हम इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करेंगे तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहेगा और जब हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करेंगे तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहेगा। फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिड्यूअल वॉल्यूम। नेक्स्ट है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में जितने भी वॉल्यूम आपने पढ़े हैं वो सारे ऐड कर देते हैं ये लोग। इसमें टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूअल वॉल्यूम। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शो ए राइट शिफ्ट इन केस ऑफ। जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होता है वो राइट की तरफ शिफ्ट होता है, किस कारण से? ए ऑप्शन है हाई PCO2 यानी हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, उसके बाद हाई PO2, लो PCO2, लेस H+ कंसंट्रेशन। इसको समझने के लिए हम आगे एक स्लाइड में हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को देख लेते हैं। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होता है वो दो क्वांटिटीज़ के बीच में होता है। एक यहाँ एक्स एक्सिस पर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को देख रहे हैं और वाई एक्सिस में परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को देख रहे हैं। तो जब ये राइट शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने की कंडीशन है वो अपोजिट होती जा रही है और लेफ़्ट शिफ्ट होने का मतलब है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने की जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होती जा रही है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने की रिएक्शन कब रिवर्स होगी? जब जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम होगा या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बहुत ज़्यादा होगा या जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होगी, यानी pH बहुत कम होगा। तब ये जो ग्राफ है वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा। और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा और जब pH ज़्यादा होगा या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, तब ये ग्राफ लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो अब आप बता सकते हैं आराम से कि कब कब ये ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट होगा। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होगी तो ये शिफ्ट होगा राइट की तरफ। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तब ये शिफ्ट होगा राइट की तरफ। तो अब देख लेते हैं आंसर में। इसमें दो ही चीज़ें दे रखी हैं, CO2, O2 और H+ कंसंट्रेशन। तो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने की जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो रही है।
तो कब रिवर्स होगी वो? हाई PCO2, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होगा तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। इसमें दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है हाई PO2, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जब अधिक होगा, ज़्यादा होगा, तो वो कहाँ शिफ्ट करेगा? वो शिफ्ट करेगा लेफ्ट की तरफ। उसके बाद लो PCO2, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम होगा तो वो शिफ्ट करेगा लेफ्ट की तरफ। इसके बाद लेस H+ कंसंट्रेशन। लेस H+ कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि pH वैल्यू हाई है। जब pH वैल्यू हाई होती है या लेस H+ कंसंट्रेशन होता है तो जो ग्राफ होता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व वो शिफ्ट होता है लेफ्ट की तरफ। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। इसमें एनिमल और रिस्पायरेटरी ऑर्गन दे रखे हैं, आपको मैच करके सही ऑप्शन चूज करना है। अर्थवॉर्म, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, फिशेस, बर्ड्स या रेप्टाइल्स। दूसरी तरफ इसमें दे रखे हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन, मॉइस्ट क्यूटिकल, गिल्स, लंग्स, ट्रेकिया। अब देखिए, अब जो अर्थवॉर्म होता है उसका जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वो तो है मॉइस्ट क्यूटिकल। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड रिस्पायरेटरी ऑर्गन गिल्स। इसके बाद फिशेस, फिश आप जानते हैं फिश का रिस्पायरेटरी ऑर्गन भी गिल्स होता है, ये लीजिए गिल्स। उसके बाद बर्ड्स या रेप्टाइल्स, इसका जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वो होता है लंग्स। बर्ड्स और रेप्टाइल्स का रिस्पायरेटरी ऑर्गन लंग्स होता है। ट्रिकियर रह गया। अब देख लेते हैं इसमें आंसर, क्या बी और सी का दूसरा ऑप्शन है? बी और सी का कहीं कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? भाई जरा म्यूजिक बजा दो। बस करो। इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव। सर क्रेस्टेशियन आर्थ्रोपोड की फिगर दिखाइए। जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड हैं उनसे मिल लेते हैं आगे, उनके आगे हमने फिगर दे रखे हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में पहला जो फिगर दिखाया है हमने वो प्राण का फिगर है। प्राण इज एन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड बिलोंगिंग टू द क्लास क्रस्टेशिया। ये क्लास क्रस्टेशिया से बिलोंग करता है। इसका फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये एक सी फूड है। इनसे मिलिए, ये हैं क्रैब, ये भी एक एक्वेटिक आर्थ्रोपोड होते हैं और ये भी क्रस्टेशिया से बिलोंग करते हैं। ये भी किसी किसी कंट्री में बहुत ही स्वादिष्ट सी फूड माने जाते हैं। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये हैं लॉबस्टर। लॉबस्टर इज़ एन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। ये भी एक्वेटिक आर्थ्रोपोड है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन इनका गिल्स होता है और ये क्लास क्रस्टेशिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अगला स्वादिष्ट सी फूड, इसको श्रिम्प कहते हैं। श्रिम्प इज एन एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। ये भी क्लास क्रस्टेशिया से बिलोंग करते हैं और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर हैं। ये सब जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं, सी फूड हैं और इनका रिस्पायरेटरी ऑर्गन गिल्स होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।